अगर आप वही लिखेंगे तो एथिक्स में आपको अच्छे नंबर मिलने के चांसेस आपके ज़्यादा रहेंगे। इसमें मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी कि मेरे फादर ने मुझे काफ़ी बिठा के, उन्होंने मुझे जैसे प्रॉपर्टी इंटीग्रिटी की डेफिनेशन क्या होती है, तो वो डेफिनेशन लेक्सिकॉन किताब से हम लोग पढ़ते हैं, डेफिनेशन उनकी क्या होती है, केस स्टडीज़ कैसे आंसर करना चाहिए, कैसे थॉट प्रोसेस बैलेंस बनाना चाहिए, ये सब चीज़ें उन्होंने समझाया था। तो आप भी एक अच्छी गाइडेंस अगर इसमें लेंगे, अच्छे फ्रेंड सर्कल में डिस्कस करेंगे, अच्छे से गाइडेंस आपको मिलेगी, एथिक्स में आप नेचुरली आंसर सही लिखेंगे तो आपका अच्छे उसमें मार्क्स आने के चांसेस हैं। ऐसे की बात अगर किसी को पर्टिकुलर ये इसको रखिए, ये सारी चीज़ें आप अपने पास कॉल कर सकते हैं। ये उनको देना भी है। हाँ, बच्चे आएंगे तो ये सीखें दे सकते आराम से हिलाओ नहीं उतना हाथ। ये सारी चीज़ें आपकी बस हाँ वो हो गया। नहीं The most hard working animal, this is Mike sir I think, कि donkey is one of the most hard working animal and loyal। ये चीज होते हुए भी दिमाग में क्यों नहीं आती? क्योंकि बचपन से कभी भी हमने कोई गलती की, गधे हो गया, किससे सिनोनिम गधे, तो सुनते सुनते दिमाग में क्या आ गया कि गधे का मतलब बेवकूफ, किसी काम का नहीं। लेकिन अगर हमारा एटीट्यूड स्ट्रांग है तो हमें ये पॉजिटिव चीज पहले आएगी दिमाग में, हमारी हैबिट बन जाएगी कि हम किसी भी सिचुएशन में या किसी भी पर्सन के साथ पॉजिटिव चीज की तरफ पहले फोकस करेंगे, तब जाके हम देखेंगे कि निगेटिव भी इसमें कुछ है या नहीं है। तो ये भी एक अच्छे पर्सनालिटी का बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि किसी भी सिचुएशन, क्योंकि देखिए बड़ा सिंपल सी चीज है कि अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है तभी आप प्रॉब्लम्स में सॉल्यूशन खोज पाएंगे, नहीं खोज पाएंगे। प्रॉब्लम आते ही आप इतने परेशान हो जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी निगेटिव एटीट्यूड है आपका, निगेटिव मतलब निराशावादी, तो ऑलरेडी आप हतोत्साहित हो जाएंगे किसी प्रॉब्लम के आते ही। और अगर आपका एटीट्यूड पर्सनालिटी में दम है पॉजिटिव एटीट्यूड वाला, तो आप सॉल्यूशन देखेंगे, खोजने की कोशिश करेंगे किसी भी सिचुएशन में, और आपको सॉल्यूशन दिखेगा तब आप खोजने की कोशिश करेंगे, और तभी आप कोशिश करेंगे जब आपका एटीट्यूड, आपका नजरिया। तो जब भी इंटरव्यू पैनल बैठता है, बोर्ड बैठता है, तो इन्हीं पैरामीटर्स पे वो आपको इवेल्युएट करता है। आपके सब्जेक्ट नॉलेज का इवेल्युएशन बहुत कम होता है, ऑलरेडी आपने प्री क्वालिफाई किया है, आपने मेंस क्वालिफाई किया है, सब्जेक्ट नॉलेज की टेस्टिंग, जनरल स्टडीज की आपकी ऑप्शनल सब्जेक्ट की सारी चीजों की हो चुकी है। अब उनको ये चेक करना है कि आपकी पर्सनालिटी सुटेबल है या नहीं जिस भी जॉब की जिम्मेदारी आपको दी जा रही है उसके लिए। तो जब इन चीजों का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होगा तो आप डे टू डे बेसिस पे इन चीजों को चेक करना सीखते हैं। क्योंकि देखिए 5 बिलियन स्पीसीज हैं इस ब्रह्मांड में, और इस 5 बिलियन स्पीसीज में ओनली एंड ओनली होमो सेपियंस, यानी हम लोग के पास ये पावर है कि हम अपने एटीट्यूड को इवेल्युएट कर पाए कि हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव है या निगेटिव, और यदि निगेटिव है तो हम उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, देयर इज 8 स्टेप फार्मूला टू कन्वर्ट योर नेगेटिव एटीट्यूड इनटू पॉजिटिव, जो हम कभी किसी लेक्चर में आप लोगों से डिस्कस करेंगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के उसमें। सिंपल 8 स्टेप फार्मूला। मैं आपसे ये कभी नहीं कहूंगा कि एक लोटे में सरसों मत लेके जाइए, सनी देओल को नहीं वापस आए, नो, नॉट लाइक दिस। वेरी सिंपल थिंग्स, वेरी प्रैक्टिकल थिंग्स which you can apply in your day to day life। और अगर आपके व्यक्तित्व में निराशावादी का परसेंटेज ज्यादा है तो 101% वो आशावादी में यानी ऑप्टिमिस्टिक में पॉजिटिव एटीट्यूड में कन्वर्ट करेगा। और टुडे इज नॉट द टाइम, मैंने कहा थोड़ा आप लोग से एक इंट्रोडक्शन हो जाए, और सोम्या भी ऑलरेडी बैठी हुई है, उसके बाद उसको दोपहर में डीएम साहब ने बुलाया है, कुछ काम वाम भी है, तो मैं सेशन की शुरुआत करता हूँ। सुशांत सर आ गए हैं, थोड़ा सा अपना ब्रीफ में मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि बता दें कि ध्यान आइए में किस तरह से यूपीएससी की तैयारी के लिए क्या क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं, क्या स्ट्रेटेजी रहती है, ये सब सर से मैं कहूँगा 5 से 10 मिनट में सर बता दीजिए, तब तक मैं सोम्या को बुलाता हूँ ताकि जिस एक्चुअली आप लोग जिस चीज़ को इंटरेक्शन के आए हैं वो आप। और मैं बहुत ही ब्रीफ में भी चीज़ों को बता पाया, बताने को बहुत कुछ है, लेकिन हम लोग तो रोज यहीं पर रहेंगे, सोम्या नहीं रहेगी तो हम उसको बुलाएं, पहले आप लोग का 1-2 मिनट।
अगर आप लोग की जो मैंने अभी डिस्कस किया इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हैं तो आई इनवाइट यू टू आस्क क्वेश्चंस। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मुझसे कुछ सवाल पूछेंगे और मैं आपको उसका जवाब दूंगा। Sir, being a person, don't you think that person should see both the aspects, positive and negative? While evaluating. Yes, because as you, it can be a scene scenario there where 90% of things are may be negative. I am saying a scene, and 10% thing can be positive. But being a person, a positive person, if we just see the 10% part and we are neglecting 90% part, it can be a case where we can be a wrong judgment. Right, I got it. You see, when we are dealing with a situation or with a particular person, so what is our objective? Suppose we are dealing with a situation. So our objective is if the situation is some problematic situation, some troubling situation, to get out of that trouble. Okay? And if I am talking about a particular person, and person have, as you say, 90% negative traits and only 10% positive traits. So as a mentor, as a member of Indian board, what should be my duty? How to make this person get rid of all those 90% of negative things. So what I would do? Negative traits. And what are the ways to get rid of them? And this is what I just said. In my next lecture, I will tell you 8-step formula how to get rid of negative attitude and convert it into positive. I hope I have given you the answer. Happy? Okay. So see you next time. जब भी हम लोग बैठे के बात करेंगे सर आपको रूटीन बताते हैं तो मैं समझ लेता हूँ। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ मिलके and I wish you all the best for your coming और जमे रहिए और ताकत रहिए। 2 साल बाद हमारे मम्मी यहाँ से जा रहे हैं बस ये आपको प्रॉमिस किया है और एक डिफरेंस होता है प्रॉमिस में Promise is a weak word. है ना? Promise is a weak word. आपके फ्रेंड ने आज प्रॉमिस दूंगा नहीं दिया, ठीक है? Promise, उसने कमिटमेंट किया कि आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। That's commitment. And commitment एक और बात, कमिटमेंट आप खुद से करते हैं, खुद से करते, अपनी सोच से करते हैं। कमिटमेंट किया कि मुझे अपने मम्मी पापा का इंट्रोडक्शन बनना है, इसी तरह का कमिटमेंट। प्रॉमिस तो आप बात मिलती तोड़ दोगे। कमिटमेंट कि मम्मी पापा का मुझे बनना है इंट्रोडक्शन, तो कमिटमेंट है। मैं अपने कमिटमेंट पूरा किया। ऑल द बेस्ट। अभी मैं वेलकम ऑल ऑफ यू। और इनमें से कितने बच्चे हैं हु बिलोंग्स टू इंग्लिश मीडियम एंड हु बिलोंग्स टू हिंदी मीडियम? पहले इंग्लिश मीडियम वाले हाथ उठा लीजिए। हाँ, मोस्ट ऑफ देम। एंड हिंदी मीडियम प्लीज। आप जी, आपने उठाएंगे हाथ? अच्छा, पेरेंट्स है, कोई। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमें आपको आज डिलीवर करना है, यहाँ हम एक नए ब्रांच के साथ आए हैं। हमारा सिविलाइंस ब्रांच है ध्यान आई इसके नाम से, जस्ट पत्रिका के हाउस, पत्रिका चौराहे के सामने, राइट? पत्रिका हाउस के जस्ट राइट पर। ये आज पहला दिन है इस इंस्टीट्यूट के नए ब्रांच का, सो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सौम्या मैम के साथ में, है ना? सौम्या मैम के बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत तो है नहीं हमें, है ना? सी बिलोंग्स टू इलाहाबाद इटसेल्फ, है ना? एंड सी इज़ फ्रॉम MNIT इलाहाबाद। और अभी मैम कुछ टाइम में आएंगी। उससे पहले थोड़ी कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं हम। मे बी आई एम गोइंग टू टेक योर 10 मिनट्स ओनली, ठीक है? सो आप लोगों के पास एक पेपर गया होगा, है ना? गया है ना? दिस इज जस्ट सैम्पल पेपर कि आपके पास ऐसे हमारे बहुत सारी चीज़ें आने हैं और बहुत सारी चीज़ें आपको क्लास में, इवन जो आगे क्लासेस होंगी, है ना, बैचेस बनेंगे, इस तरीके कुछ ये सैम्पल है आपके पास। हमने यहाँ पे एक रोड मैप बना रखा है ना, जो आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन से रिलेटेड है ना? हिस्ट्री के पेपर से रिलेटेड है। इट इज़ जस्ट अ सैम्पल हिस्ट्री का, राइट? एंड इसके बाद बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपको डिलीवर होंगे, मिलेंगे। कंटेंट के नाम पे हम लोग कोई भी कंजूसी नहीं करेंगे, ठीक है? इंस्टीट्यूट का इस चीज़ पर रहता है काम कि आपके कंटेंट पे काम होगा। दूसरा, आपकी जो टेस्ट सीरीज होती है ना, टेस्ट आर द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर दिस एग्जामिनेशन।
एंड ऑल्सो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए एमसीक्यू बेस्ड के लिए एक गुड न्यूज़ आपके लिए है, वी आर कोलैबोरेटिंग विद द इंटरनेशनल कंपनी दैट इज वाइली, यू मस्ट बी हर्ड अबाउट दिस, है ना, ध्यान आइए इस कंट्रीब्यूट हैविंग अ गुड पार्टनरशिप विद वाइली। जो इनका क्वेश्चन बनाने का ट्रेंड है, तरीका है, दैट इज वेरी डिफरेंट। इनके 50% क्वेश्चंस, हमारे ध्यान आईएएस के 50% क्वेश्चंस दोनों मिलके यूपीएससी के और यूपीपीएससी के, है ना केवल आईएएस के लिए, इसके साथ साथ पीसीएस के लिए भी बाइलिंगुअल में वर्क करने वाले हैं। जो भी क्लासेस हैं यहाँ पर जो होनी है, इसको दोनों मेथड में रखा गया है, ऑनलाइन भी ऑफलाइन में। कुछ रीजन से शायद आपका प्रोजेक्टर नहीं चल रहा है, बट सारा सेटअप था। लमसम 50 से 60 बच्चे नहीं आ पाए क्योंकि वो पुराने ब्रांच में पहुंच गए, है ना, सिविल लाइंस वाले पे, तो उनको यहाँ आने में तकलीफ हुई। किसको किसको तकलीफ हुई यहाँ तक आने में? हुआ? Have you gone through some troubles reaching here? देखो, it's a big trouble, है ना, but we have to face these issues in our life also, है ना। ये सारी चीजें भी ठीक हो गई। देखो, इन्वर्टर जनरेटर जो होगा स्टार्ट हो जाएगा। इसके बिहाफ पर आप लोगों के पास पेपर है ना, ये ठीक है। आपको पहले पेपर में कुछ दिख रहा है ना भैया, एंशिएंट, मिडवल, मॉडर्न वगैरह करके, पोस्ट इंडिपेंडेंस, वर्ल्ड हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनल सिक्योरिटी, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, मैपिंग इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडियन सोसाइटी। ये 21 के 21 नोट्स आपके डेमो क्लासेस में पहले आपको दे दिया जाएगा। फाइन। और अभी मैंने इंग्लिश में पढ़ा है क्योंकि मैंने इंग्लिश हाथ में रखा था, हिंदी भी आपके पास होगा, यू कैन ईजिली कन्वर्ट इट। किसको किसको इश्यूज होते हैं कुछ लेकर, मीडियम को लेकर? हैव यू गॉन थ्रू मीडियम प्रॉब्लम? अभी कंफ्यूज है कि मीडियम कौन सा लें, है ना। किसको किसको इश्यूज है अभी भैया? कितने लोग यहाँ सीरियसली बैठे हुए हैं यूपीएससी ओनली आईएएस के लिए? हाउ मेनी ऑफ यू बिलोंग्स फॉर ओनली पीसीएस यूपीपीएससी, है ना। पीसीएस और पीएससी में डिफरेंस होता है। पब्लिक सर्विस कमीशन, पीसीएस इज अ प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज। आईएएस का फुल फॉर्म एक बार मैं बता देता हूं क्योंकि आपको पता होता है वैसे, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, है ना। यूपीएससी कंडक्ट कराती है इस एग्जामिनेशन के अंडर द गाइडेंस ऑफ डीओपीटी, है ना। इसको जानते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के थ्रू होता है ये, और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग इज डिपेंडिंग ओवर पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंडर में होता है ये आपको थोड़ा सा जानकारी शायद पहले से रहा होगा, राइट। इन सब के बाद आप जानते हैं यूपीएससी का एग्जाम है ये, ना कि आईएएस का एग्जाम होता है। अगर आप लोग एग्जाम देते हैं तो क्लैरिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जामिनेशन। और यूपीएससी जो कंडक्ट कराता है एग्जाम, वो सिविल सर्विसेज से नहीं, इंडियन मेडिकल सर्विसेज, इंडियन इकोनॉमिकल सर्विसेज, ऐसे बहुत सारे होते हैं। उसमें से अपना जो है, अपना मतलब जो समझ रहे हैं सिविल सर्विसेज, उसके अंदर 24 पोस्ट आते हैं। आई थिंक आप सभी लोग क्लियर होंगे इसके लिए। अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट हो मीडियम से रिलेटेड, ऑप्शनल को लेकर रिलेटेड डाउट होगा, तो आप लोगों को छोटा सा सजेशन देता हूं मैं। वेबसाइट है यूपीएससी का, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का, ऑफिशियली जाना है वहां पर। एनुअल रिपोर्ट जो होता है 2022 का रिलीज हो चुका है, ठीक है। 2022 का एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड कर लेना है। यू विल गेट एन आइडिया कि कहां से कौन सा क्वेश्चन कितना पूछा जाता है। इवन हिस्ट्री से कहां से क्वेश्चन पूछा गया, ज्योग्राफी से कितना क्वेश्चन पूछा गया, प्रीलिम्स में और मेंस में भी। कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट दावा करता है कि यहां से ये क्वेश्चन पूछा गया, वहां से ये क्वेश्चन पूछा गया, तो डो नॉट बिलीव, क्योंकि आपके पास ऑफिशियल सोर्स यूपीएससी का खुद का वेबसाइट है। इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यू हैव टू बिकम स्मार्ट राइट नाउ, राइट। स्मार्ट नहीं बनेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ने गधों की बात की थी अभी थोड़ा सा मेरे ख्याल से, है ना। देखो, ये 15 लाख बच्चे फॉर्म ऑफ फिलअप करते हैं, राइट। 6 लाख बच्चे क्या होते हैं, सारी चीजें होती हैं। यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश मीडियम की बैचेस अलग अलग चलेगी, पर फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन ओनली फॉर 1 मंथ आपकी बैचेस एक साथ चलेगी बाइलिंगुअल। ये हमने कहा है आपसे, तो ये चीजें होनी है आपसे। उसके बाद आपके सेपरेट बैचेस हो जाएंगे। उसका रीजन है, वी बिलोंग्स टू द बेल्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, है ना। हम लोग उत्तर भारत से बिलोंग करते हैं। उत्तर भारत वैसे भी बना हुआ है सेडिमेंटल रॉक्स से, पता है ना आप लोगों को? पता है? किसको पता है? हाँ, ज्योग्राफी थोड़ी सी पढ़ा होगा ना हम लोगों ने, थोड़ा सा पढ़ा है हम लोगों ने। जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया है, प्रायद्वीपीय भारत जो होता है, ये एक्चुअल पार्ट है भारत का, इंडिया का, राइट, है ना, जो प्लेट से सारी चीजें हुई है। बट जो हमारा हिमालयन रेंज है, दैट इज बिलोंगिंग फ्रॉम सेडिमेंट, है ना। पता है ना आपको, 33 सागर समथिंग सुना होगा, है ना, सुना है ना आप लोगों ने। इस पर हम लोग ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये पेपर आपके पास है, ऐसे हैंडआउट्स आपको मिलेंगे, ये सैंपल्स आपके हाथ में गए, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें डिस्कस करने की थी, हम ज़्यादा टाइम नहीं ले रहे हैं क्योंकि मैम को भी बुला दे दें आपके लिए। और ये पेपर है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी थी, लेकिन हम लोग करेंगे अपकमिंग डेमो क्लासेस के अंदर। बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चंस हैं, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, राइट। ये पेपर को संभाल के पढ़ के आइएगा। अगर आपकी डेमो क्लासेस कल से है
100% आपका बैच मैं बता देता हूँ अभी 12 o'clock से आपका बैच है, सबका एक साथ अभी 12 बजे का बैच है, आगे हम लोग आगे पीछे कर लेंगे, ठीक है। 12 o'clock to 3 o'clock 3 घंटे की क्लास है मैम आगे, ठीक है। चलिए मिल लीजिए और मैम लाइट्स 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 2 minutes माइक नहीं, एक आप कैरी ऑन करिए, लाइट आ जाए बस। माइक इज ओके। आप क्या ये वो टीचिंग अच्छा डेमो क्लास चल रही है। माइक इज यहाँ से हेलो, आवाज़ आ रही है आप लोग को? ऐसे ही आई थिंक माइक की ज़रूरत हाँ है। नहीं इतनी जरूरत नहीं है। ओके ओके। जनरेटर चल गया तो उसका नॉइज थैंक यू फॉर द आप सभी लोगों का मैं स्वागत करती हूँ। जैसा आप जानते हैं मेरा नाम सौम्या पांडे है। मैं 2017 बैच की IAS ऑफिसर उत्तर प्रदेश कैडर में और इस समय एडिशनल लेबर कमिश्नर उत्तर प्रदेश के पोस्ट पर मैं कार्यरत हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों को मैं वेलकम करती हूँ आज के सेमिनार में और मुझे आप लोगों के बीच में जब भी मैं आती हूँ तो मुझे हमेशा अपनी वो टाइम याद आता है 5 साल 4 साल पहले का, जब 2016 का टाइम था और हम भी ऐसे ही तैयारी कर रहे होते थे और ऐसे ही कभी कोई टॉपर आता था सुनने के लिए बहुत इच्छुक होते थे और जाके सुनते थे और हमेशा मन में यही रहता था कि हम कब उस पोजीशन पे पहुंच पाएंगे और कब IAS ऑफिसर का टैग अपने नाम के आगे लगा पाएंगे। तो सबसे पहले तो आप लोगों को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ कि आपने सोचा है। बहुत सारे और लोग हैं जो सोचते भी नहीं हैं कि इतना टफ एग्ज़ाम है, पूरे इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम है, सबसे चैलेंजिंग एग्ज़ाम है, हम कैसे बैठेंगे कैसे। तो वो थॉट ही पहला प्रोसेस होता है, पहला स्टेप होता है। किसी बहुत बड़े विद्वान ने कहा था कि लाइफ में कोई भी चीज़ 2 बार होती है, एक बार जब हम सोचते हैं, जब हम अपने थॉट में लाते हैं और जैसे मैं 2 बार IAS बनी। एक बार जिस दिन मैंने सोचा ग्रेजुएशन के दौरान कि मुझे IAS बनना है और मैंने कागज़ पे लिखा कि मुझे अपना नाम IAS की फाइनल लिस्ट में चाहिए और उसको सामने चिपकाया जहाँ मैं पढ़ती थी। और दूसरा वो 31 मई 2017 का दिन जिस दिन रिजल्ट एक्चुअली में आया और मुझे अपना नाम टॉपर्स की लिस्ट में दिखा। तो आप लोगों ने पहला जंग तो जीत लिया कि आप लोगों ने सोच लिया है कि आपको UPSC या UPPCS या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रशासनिक सेवा में आपको ले जाएगा उसके लिए आप तैयारी करें। तो सोचना पहला स्टेप था। अब दूसरा स्टेप शुरू होता है कि कैसे उसके लिए एक सतत प्रयास की ज़रूरत है। मैं हमेशा यही कहती हूँ जितने भी लोग मेरे पास आते हैं पूछने के नाम कैसे तैयारी करें क्या करें कि UPSC का एग्ज़ाम एक मैराथन की तरह है, मतलब एक लंबी दौड़ की तरह है। 100 मीटर की दौड़ नहीं है कि यहाँ से दौड़े और वहाँ जाके फिनिशिंग लाइन पे खत्म कर दिया। जब आप UPSC की तैयारी के बारे में सोचते हैं तो आपको मेंटली अपने आप को बहुत टफ बनाना पड़ता है कि अब मुझे 1 साल 1.5 साल 2 साल 3 साल जितना भी लगे मुझे तपस्या की तरह करना है। और वाकई में ये एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है वो किसी तपस्या से किसी साधना से कम नहीं। जिस प्रकार हमको कुछ भी कहते थे ना ऋषि मुनि पूरी साधना करने बैठे, उसी प्रकार आपको थोड़ा दुनियादारी छोड़ के थोड़ा हट के दुनिया से आपको एक गोल की तरफ एक मतलब आपका जो एम है उसकी तरफ लगातार हर दिन उठ के वही करना है। हर दिन उठना है, हर दिन न्यूज़पेपर पढ़ना है, हर दिन अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ने हैं, हर दिन आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी हर दिन आपको वही पढ़ना है। और ह्यूमन ब्रेन ऐसा बना होता है कि आप हर दिन जब एक चीज़ करते हो तो दिमाग बोर होने लगता है, दिमाग थकने लगता है, हम गिव अप करने लगते हैं कि अब नहीं हो रहा है। या फिर मान लीजिए मॉक टेस्ट आपने दिया, मॉक टेस्ट में रैंक नीचे आ गई तो फिर आदमी गिव अप करने लगता है। तो पहली चीज़ जो मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को बताना चाहूँगी वो ये रहेगा कि इस पूरे प्रोसेस पे मेंटली अपने आप को आपको बहुत टफ बनाना है। मेंटली टफ बनाने का मतलब है अपने आप को मेंटली ये समझाना है कि ये लंबा प्रोसेस है, ये मैराथन है और अगर मैंने इसमें शुरुआत की है तो फिर मैं फिनिशिंग लाइन तक पहुंच के रहूँगी। ये आपको अपने आप को पहले मेंटली टफ बनाना पड़ेगा। दूसरा ये है कि आप
आप जब यूपीएससी के बारे में सोचते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप आईएएस ऑफिसर क्यों बनना चाहते हैं, आईएएस या आईपीएस या इनकम टैक्स ऑफिसर आप क्यों बनना चाहते हैं। जैसे मैं अगर अपनी बात बताऊं तो इसलिए नहीं कि मेरे मम्मी पापा चाहते थे कि मैं आईएएस बनूं, या मान लीजिए मेरे दोस्त तैयारी कर रहे हैं इसलिए, या कोई रिश्तेदार बना रही है, या फिर सब तैयारी कर रहे हैं इसलिए। आपका वो वाई, आपका वो क्यों, और मैं चाहूंगी कि आप लोग बीच बीच में मुझे बताएं भी और मैं पूछूंगी भी कि आप आईएएस ऑफिसर क्यों बनना चाहते हैं। पर हर व्यक्ति का या बैठे हुए हर लड़के या लड़की का आंसर अलग होगा कि मैं अपने आप को आईएएस ऑफिसर क्यों बनाना चाहती हूँ, या आईपीएस ऑफिसर या आईआरएस ऑफिसर क्यों बनाना चाहती हूँ। क्योंकि जब आपके प्रिपरेशन जर्नी में वो टाइम आएगा जब आप गिव अप करने लगोगे कि अब मन नहीं कर रहा है, अब नहीं हो रहा है, अब आप गिव अप कर रहे हो, तब वो आपका जो वाई फैक्टर है ना वो आपको पुश करेगा कि नहीं मैं इसलिए बनना चाहती थी और इसलिए मैं कंटिन्यू करूँ। तो पहली चीज है कि अपने आप को मेंटली टफ बनाना, कि एक लंबी दौड़ है। दूसरी चीज है कि वाई का आंसर रखना। और तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, और ये आप लोग प्लीज ध्यान से सुनिएगा, हम जब तैयारी करते हैं तो हमारे आसपास बहुत सारे लोग होते हैं। पहले मैं थोड़ी जनरल बातें करूंगी, फिर हम लोग स्ट्रेटेजी पे आएंगे कि क्या बुक्स पढ़नी चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना चाहिए, आंसर राइटिंग कैसे करना चाहिए, वो सब इसके बाद आता है। पहले जरूरी है कि हम थोड़ा समझ लें कि हमको मोटिवेटेड क्या रखेगा इस पूरी जर्नी में। तो तीसरी चीज जो मैं बता रही थी वो ये है कि जब हम तैयारी करते हैं, और ये मेरे साथ भी हुआ था, तो बहुत सारे घर के लोग, रिश्तेदार, दोस्त यार होते हैं जो आपको नेगेटिवली पुल डाउन करेंगे। अरे तुम कहाँ सपने देख रहे हो आईएएस बनने का। स्पेशली लड़कियों के साथ ये बहुत होता है, अरे लड़कियों के तुम कलेक्टर बनोगी, तुम मतलब तुम कलेक्टर बनने के सपने देख रहे हो, शांति से 12वीं करो, ग्रेजुएशन करो, शादी कर देंगे तुम्हारी। ये बहुत लोगों के साथ होता है कि हम लोग के आसपास के लोग, या फिर कोई अगर हम एवरेज स्टूडेंट रहे अपने 12th में, अरे तुम आईएएस बनने की सोच रहे हो, अपना तुम ट्रैक रिकॉर्ड देखे हो, तुम कैसे कलेक्टर बन पाओगे। तो ऐसे जितने भी लोग हैं, वो चाहे घर के सगे रिश्तेदारी क्यों ना हो, उन लोगों के प्रति आपको बिल्कुल बहरे हो जाना है, बिल्कुल कान उन लोगों के प्रति बंद कर लेना है, उनकी बातें से अपने आप को प्रतिकूल रूप से या नकारात्मक रूप से कभी भी प्रभावित नहीं होने देना है। क्योंकि मैं आपको ये बात गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आप लोग जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबके अंदर पोटेंशियल है आईएएस बनने का, लेकिन आसपास की बातों से प्रभावित होके, मेंटली हार के या नेगेटिव होके हम लोग अपने आप को ही कंडीशन कर लेते हैं लूज करने के लिए। तो ऐसे नेगेटिव लोगों के इन्फ्लुएंस से दूर रहिए, चाहे वो आपके दोस्त हो या यार हो या घर के रिश्तेदार हो, और ऐसे लोगों के प्रति बिल्कुल आप बहरे हो जाइए। क्या हो जाना है आपको? बिल्कुल बहरे हो जाना है, बिल्कुल उनकी बातों से अपने आप को प्रभावित नहीं करना है। और एक और जो भ्रांति चल रही है कि सिर्फ बीटेक के लोग ही आजकल आईएएस क्वालिफाई कर रहे हैं क्योंकि सीसैट का पेपर बहुत टफ आ रहा है, सिर्फ मेडिकल के बच्चे निकल रहे हैं, सिर्फ इंग्लिश मीडियम का रिजल्ट अच्छा आ रहा है, यही वाला ग्रेजुएट, यही वाला ऑप्शनल सब्जेक्ट अच्छा कर रहा है। तो ऐसे जो मार्केट में भ्रांतियां चलती है ना कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे निकाल रहे हैं, कॉन्वेंट के बच्चे निकाल रहे हैं, दिल्ली में हाई फाई कोचिंग के बच्चे निकालेंगे, घर बैठे कोई नहीं निकाल सकता, ऐसी भ्रांतियों से भी अपने आप को दूर रखिए। क्योंकि हम बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, हम बहुत मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन हमने सुन लिया कि अरे हिंदी, हमने रिजल्ट देखा, हमने देखा हिंदी मीडियम का टॉपर तो कहीं बहुत नीचे है, शुरू के तो 20, 30, 40 लोग इंग्लिश मीडियम के हैं, सब बीटेक है, सब दिल्ली के हाई फाई कॉलेज के हैं, दिल्ली के कोचिंग के हैं। तो हम लोगों ने बोला हम कैसे इलाहाबाद बैठ के, घर बैठ के हम कैसे निकाल पाएंगे, हम दिल्ली जाएंगे, वहाँ की कोई कोचिंग करेंगे, महंगी कोचिंग करेंगे, या इंग्लिश मीडियम के होंगे या बीटेक ही होते तब निकाल पाते। तो ऐसे सब चीजों से भी आप दूर रहिए, ऐसी भ्रांतियों से जो क्योंकि मैं अगर अपना एग्जाम्पल दूं तो मैंने पूरी अपनी पढ़ाई लिखाई, शिक्षा दीक्षा सब यहीं से हुई है, प्रयागराज से, इलाहाबाद कहते थे पहले, तो उसमें 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट दिए हो यूपीएससी की, आपने दिया है, और बाकी सब लोग फ्रेशर हैं, मतलब सब लोग पहली बार अटेम्प्ट देंगे। ओके, तो जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं या जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं और जो इवन अटेम्प्ट भी दे चुके हैं, काफी लोग पूछ रहे हैं कि भाई व्हाट इज द राइट टाइम टू स्टार्ट फॉर प्रिपरेशन, क्या टाइम होना चाहिए, हम ग्रेजुएशन की कौन से ईयर में शुरू कर रहे हैं प्रिपरेशन, हम कब शुरू कर रहे हैं। तो मेरा यही आंसर होता है देयर इज नो राइट टाइम। जिस दिन आपने सोचा है, मैंने 12वीं के बाद सोचा मुझे आईएएस बनना है, कोई हो सकता है कि ग्रेजुएशन के बाद सोचे, हो सकता है कोई जॉब करते करते सोचे, बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स हैं जिनकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, फिर उन्होंने तैयारी शुरू की है। तो कोई राइट टाइम नहीं है शुरू करने का, जिस दिन आपने सोच लिया है वही आपका राइट टाइम है। तो पहले तो ये आप हमेशा ध्यान रखिए कि मैंने अब सोच लिया है, तो लेकिन जिस दिन से आपने सोचा है उस दिन से सतत प्रयास करने की बहुत जरूरत है, बहुत आवश्यकता है। ये 3-4 बातें आप याद रखिएगा जो मैंने आपको बताई। और इसके बाद हम अब आते हैं यूपीएससी सीएससी का क्या पैटर्न है,
जब आप शुरू कर रहे हैं, जब आप ग्रेजुएशन में हैं या जो आप अटेम्प्ट दे भी चुके हैं, तो हमें कैसे प्रीलिम्स, मेंस और पर्सनालिटी टेस्ट का प्रिपरेशन करना चाहिए। देखिए, फिर से कोई एक गोल्डन स्ट्रैटेजी नहीं है कि मैं आपको बता दूं कि ये कर लीजिए और आप IAS बन जाएंगे, ऐसा कोई नहीं बता सकता। मैं सिर्फ अपनी स्ट्रैटेजी या अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकती हूँ कि मैंने ये किया, मैंने ये गलतियां की और मैंने ऐसे प्रिपेयर किया। मेरी बातों से आपको जो भी लगता है कि मेरे काम की ये चीज़ है, वो आप जरूर ग्रहण कर लीजिए और बाकी आप अपनी यूनिक स्ट्रैटेजी रखिए। आपकी यूनिक स्ट्रैटेजी होगी, आपकी यूनिक, सबका अलग अलग तरीका होगा पढ़ने का। किसी को नोट्स बना के पढ़ना पसंद है, किसी को डायग्राम्स बना के, किसी को रूम में चार्ट्स लगा के पढ़ना पसंद है, तो सबका अलग अलग तरीका होता है पढ़ने का, लिखने का। वो आप अपना यूनिक स्ट्रैटेजी किसी के भी कहने पे मत चेंज करिए, वो आपका यूनिक USP है और वही आपका सिलेक्शन कराएगा। जितने भी टॉपर्स की आप बात सुनते हैं, आप मेरी बात सुन रहे हैं और लोगों का आप YouTube पे इंटरव्यू देखते होंगे, आप उनसे सिर्फ वही पॉइंट्स उठाइए जो आपको लगता है कि मेरे काम का है। अपनी यूनिक स्ट्रैटेजी मत उससे चेंज करिए। जब हम UPSC CSE की बात करते हैं तो UPSC ने 2013 से काफ़ी पैटर्न चेंज कर दिया है। अगर आप बहुत सीनियर लोगों से बात करेंगे जो 2013 के पहले निकले हैं PCS में या UPSC में, तो वो आपको बताएंगे बहुत ज़्यादा रटना पड़ता था, बहुत ज़्यादा याद करना पड़ता था, बहुत ज़्यादा थ्योरी पूछी जाती थी। अब UPSC ने ये पैटर्न कर दिया है कि कोई भी बच्चा हो, किसी भी मीडियम का हो, उसके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड वो देता है, क्योंकि अब वो आपकी एनालिटिकल पावर जज करता है। फॉर एग्जांपल, इजराइल और हमास का वॉर चल रहा है, तो उसमें वो इजराइल हमास के वॉर्स में आपसे डेट्स और टाइमलाइंस नहीं पूछेगा कि क्या इतिहास रहा है, जेरूसलम का क्या है, हमास गाजा पट्टी क्या है, ये सब नहीं पूछेगा। वो पूछेगा कि क्या इम्प्लीकेशंस हैं इस वॉर की, मतलब आपके एनालिसिस पूछेगा। तो UPSC CSE का जो आज का बदलता हुआ परिदृश्य है या पैटर्न है, उसमें आपको, मुझे लगता है मैंने जो काम किया था वो अपने एनालिटिकल पावर को डेवलप करने पे काम किया था। और एनालिटिकल पावर डेवलप करने का कई तरीका हो सकता है। तो अगर आप लोग चाहें तो आप 3-4 चीज़ें दिमाग में रख सकते हैं कि मैं जब UPSC के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ ग्रेजुएशन के साथ, तो मुझे 3-4 चीज़ें तो करनी ही करनी है। सबसे पहला काम मैंने ये किया था कि मैंने UPSC के सिलेबस का गूगल से जाके प्रिंट आउट निकाला था और उसको निकाल के अपने टेबल पे रख लिया था। अभी अगर आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं या शुरू किए हैं, तो आप सबके हाथ में या आपके टेबल पे UPSC का सिलेबस होना चाहिए। उसमें प्रीलिम्स का भी सिलेबस होना चाहिए, GS पेपर 1, 2, 3, 4 और ऑप्शनल का सिलेबस होना चाहिए। और एक चीज़ आप करना शुरू करिए कि सुबह उठ के, जो आपका सुबह का दिनचर्या होता है, सुबह रोज UPSC का सिलेबस पढ़ना शुरू करिए। एक एक शब्द रोज पढ़िए। आप धीरे धीरे देखेंगे कि हर दिन आपको उसी सिलेबस में एक नई चीज मिल रही है, एक नई चीज समझ आ रही है। इंग्लिश में कहावत होती है रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। तो जब आप पढ़ते हैं बार बार एक ही लाइन को, भले आपको लग रहा है रोज तो पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको हर दिन एक नई चीज पता चलेगी। तो पहली चीज UPSC में निकालने के लिए जो मुझे फायदा की थी वो थी UPSC का सिलेबस। उसको निकालिए और एकदम कंठस्थ कर लीजिए, जैसे बोलते हैं ना रट्टा मार लेना। तो सिलेबस को रट लीजिए और उससे फायदा ये होगा कि आप कुछ भी और पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा, आप एग्जामिनर की तरह सोचना शुरू करेंगे। आपको मैं एक शीट, कोई भी एक शीट अगर मैं सबको देती हूँ, कोई भी एक टॉपिक में सबको देती हूँ, तो मान लीजिए जैसे UPSC के सिलेबस इसमें है भी, एक टॉपिक में यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो सिर्फ उसको पढ़ लेंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जो उससे निकाल पाएंगे कि इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से। तो जब धीरे धीरे आप उस स्टेज पे पहुंच जाएंगे कि एग्जामिनर क्या पूछ सकता है इससे, इसका मतलब आप सही स्ट्रैटेजी, सही रणनीति की तरफ जा रहे हैं। तो UPSC का सिलेबस पढ़ना, अपने टेबल पर रखना बहुत जरूरी है, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स जिसे हम कहते हैं। दूसरी चीज है जो करंट अफेयर्स हम कहते हैं। UPSC का जो चेंज पैटर्न है उसमें करंट अफेयर्स पे बहुत ज़्यादा वेटेज दिया जाता है। तो मैंने प्रयास किया था कि मैं हर दिन कम से कम 2 न्यूज़पेपर पढूं। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं तो बहुत टाइम लगता है, 2.5 घंटा, 3 घंटा, 3.5 घंटा आपको लगता है। तो ठीक है, हम ले चुके हैं, रख दीजिए इसको। ठीक है। तो सिलेबस के बाद जब आप करंट, मतलब एक तो आप चाहे तो कहीं या तो दिमाग में रख लीजिएगा या पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा, ये 3-4 चीज़ें आपके पास, मतलब आपके पास होनी चाहिए जब आप प्रिपरेशन करें। सबसे पहला हो गया सिलेबस। दूसरा, करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। जब मैं प्रिपरेशन करती थी तो मैं सुबह उठ के द हिंदू न्यूज़पेपर और द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर पढ़ती थी, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम थी।
आप जिस भी मीडियम में प्रिपेयर कर रहे हैं उस मीडियम का न्यूज़पेपर पता करिए। जैसे हिंदी 8वीं की किताब उठाओ, कह रही है बच्चों वाली किताब हम क्यों पढ़े, इसमें तो डायग्राम बने हैं, इसमें बच्चे वाली चीज़ें लिखी हैं। लेकिन फिर भी कहूँगी कि एनसीईआरटी की 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं तक की सारी किताबें हर सब्जेक्ट की, मतलब वो उसमें सोशल साइंस हो, पॉलिटी हो या साइंस हो, सबको आपको कम से कम 1 से 2 बार पढ़ना चाहिए। और आप यूनिवर्सिटी रोड पे चले जाएंगे तो आपको एनसीईआरटी की पुरानी किताबें भी मिल जाएंगी, फोटोकॉपी होगी। तो नई किताबें भी पढ़िए और पुरानी वाली एनसीईआरटी भी पढ़िए। पुरानी वाली में मैटर ज़्यादा हुआ करता था। और मैंने आपको मैं मतलब ये बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह रही हूँ कि मेरी बुक लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी नहीं थी कि मैं डीडी बसु भी पढ़ रही हूँ, लक्ष्मीकांत भी पढ़ रही हूँ, ये भी पढ़ रही हूँ, स्पेक्ट्रम भी पढ़ रही हूँ। मैंने बहुत कम किताबें पढ़ी थी, पर मैंने उनको बहुत बार पढ़ा। तो एक कहावत है कि रीड लेस नंबर ऑफ बुक्स मोर नंबर ऑफ टाइम्स rather than reading more books less number of times। कम किताबों को आप ज़्यादा बार पढ़िए rather than बहुत सारी किताबों को कम बार पढ़िए। आप जब यूपीएससी की लड़ाई में घुसते हैं तो एक सुनामी आ जाती है, एक बाढ़ आ जाती है किताबों की, नोट्स की, कोचिंग्स की, टीचर्स की, मटेरियल की, ऑनलाइन वेबसाइट्स की। और कई बार ये इंपॉर्टेंट होता है कि क्या छोड़ना है rather than क्या पढ़ना है। तो आपको ये डिसीजन भी लेना पड़ेगा कि मुझे क्या छोड़ना है या क्या नहीं पढ़ना है rather than क्या पढ़ना है। इसीलिए अपनी लाइफ को सिंपल बनाने के लिए आप एनसीईआरटी किताबों को अपनी मूल किताबें बना सकते हैं। और वो एनसीईआरटी किताबें आप ऑनलाइन फ्री में डाउनलोड भी हो जाती है। अगर आपको सब नहीं खरीदना है तो आपको फ्री में डाउनलोड भी हो जाएगी इंटरनेट से, आप उससे पढ़ लीजिए। एनसीईआरटी की किताबों को 1 से 2 बार रीड करिए। और विश्वास मानिए, मेरे टाइम 2016 और 17 में प्रीलिम्स में कुछ क्वेश्चन सीधे एनसीईआरटी क्लास 7 की किताब से उठा के पूछ लिए गए थे, एंशिएंट हिस्ट्री या मिडियल हिस्ट्री। तो आप एनसीईआरटी की किताबों को बिल्कुल मतलब हल्के में हमें नहीं लेना चाहिए, हमें उनको पढ़ना चाहिए। 6 से 10 तक के पार्ट्स में एमटेक की भी चीज़ें आ रही हैं, तो थोड़ा हाई लेवल की चीज़ें हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाएगी उसमें। और फिर मैंने ये देखा कि यूपीएससी का मेजर पार्ट तो जीएस है, जीएस पेपर 1, 2, 3, 4, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये सब पढ़ना पड़ रहा है। मुझे मेजर टाइम जीएस में भी देना पड़ रहा था और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट था। और मैं मतलब पर्सनली मैं मैनेज नहीं कर पा रही थी कि मैं इतना समय ये भी दूँ और अपना ऑप्शनल भी पढ़ूँ, मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। फिर मैंने देखा कि अगर इलेक्ट्रिकल में नहीं लेती हूँ तो ह्यूमैनिटीज़ में कौन से अच्छे सब्जेक्ट हैं जो मैं ले सकती हूँ। जब भी आप अपने ऑप्शनल का चयन करें तो आप 3-4 चीज़ें देखिए। आप उठा के थोड़ा सा सिलेबस देखिए क्या है उस सब्जेक्ट का। जैसे आप हिस्ट्री सोच रहे हैं, फिर आता है एंड में मेंस के बाद पर्सनालिटी टेस्ट, वो तो बात की बात है। जब आप पर्सनल इंटरव्यू में अपीयर करेंगे तो कॉन्फिडेंस ज़रूरी है, बैलेंस ज़रूरी है और ये सब चीज़ें ज़रूरी है ओवरऑल। मतलब और हाँ, एक एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड का जो पेपर है उसको मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ। मेरे 2016 में मैंने एग्जाम जो दिया था, मेरे 250 में से 124 नंबर आए थे एथिक्स इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड में। मैंने उसमें सबसे कम टाइम दिया था और उस टाइम इंसिडेंटली ये इंडिया के हाईएस्ट नंबर थे। मतलब इंडिया में हाईएस्ट मार्क्स 124 गए थे 250 में। तो मुझे काफ़ी सरप्राइजिंग लगा था कि मैंने सबसे, और जिसमें मैंने बहुत पढ़ाई की थी जीएस पेपर 1 में, उसमें मेरे कम नंबर आए थे, और जिसमें मैंने कम पढ़ाई की थी उस पेपर में मुझे ज़्यादा नंबर आ गए। एथिक्स अगर आप वही लिखेंगे तो एथिक्स में आपको अच्छे नंबर मिलने के चांसेस आपके ज़्यादा रहेंगे। इसमें मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी कि मेरे फादर ने मुझे काफ़ी बिठा के, उन्होंने मुझे जैसे प्रॉपर्टी इंटीग्रिटी की डेफिनेशन क्या होती है, तो वो डेफिनेशन लेक्सिकॉन किताब से हम लोग पढ़ते हैं, डेफिनेशन उनकी क्या होती है, केस स्टडीज़ कैसे आंसर करना चाहिए, कैसे थॉट प्रोसेस बैलेंस बनाना चाहिए, ये सब चीज़ें उन्होंने समझाया था। तो आप भी एक अच्छी गाइडेंस अगर इसमें लेंगे, अच्छे फ्रेंड सर्कल में डिस्कस करेंगे, अच्छे से गाइडेंस आपको मिलेगी, एथिक्स में आप नेचुरली आंसर सही लिखेंगे तो आपका अच्छे उसमें मार्क्स आने के चांसेस हैं। ऐसे की बात अगर किसी को पर्टिकुलर डाउट है तो हम कर सकते हैं, अदरवाइज मोटी मुझे ये बातें करनी थी। आंसर राइटिंग की, ऐसे की, बुक लिस्ट की अलग से आपके डाउट्स हैं तो वो मैं आपके क्वेश्चन आंसर राउंड में ले लूँगी, आप जो क्वेश्चंस पूछेंगे इसके बाद। ओवरऑल मुझे यही बातें आप लोगों को बतानी थी। सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपने मनोबल को ऊपर रखना, अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखना, और एक फैक्ट फॉर्मूला ऑफ सक्सेस होता है फोकस, एटीट्यूड, थॉट। अपने आप को फोकस्ड रखना, अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखना और अपना थॉट प्रोसेस पॉजिटिव रखना। ये चीज़ अगर आप रखेंगे तो एग्जाम में अप्स एंड डाउन आएंगे। ये मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आप देंगे और आप टॉप कर जाएंगे, ऐसा बिल्कुल किसी के साथ नहीं होता। हम कोई भी एग्जाम देता है, कोई ये नहीं कह सकता कि मैं तो टॉप ही करने के लिए बनी थी या मैं टॉप ही करूँगा। जिस दिन तक रिजल्ट नहीं आता है किसी को नहीं पता होता कि नाम आएगा भी कि नहीं आएगा। टॉप करना तो बहुत दूर की बात होती है और ये बहुत नेचुरल बात है, ये सबके साथ होता है। सिर्फ जो गीता में बहुत क्लियरली कहा हुआ है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि कर्म पे हमारा अधिकार होता है, फल पे नहीं। इस समय हमारा अधिकार सिर्फ कर्म पे है।
कि हम कर्म करें, सही स्ट्रैटेजी, सतत प्रयास, सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ प्रिपेयर करें, जिसपे हम जो जो कर सकते हैं वो हम करें, बाकी हम फल जो है छोड़ दें ऊपर वालों के लिए। तो यही बातें मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आप लोग बिना झिझके, बिना डरे, कोई भी प्रश्न हो, ये बिना सोचे कि कौन क्या हंसेगा करेगा, आप प्लीज पूछिए ताकि आपके डाउट्स में क्लियर कर पाऊँ। और चूंकि मैं यहीं की हूँ तो मैं आती रहूँगी घर पे, तो आप लोग बिल्कुल 1 to 1 एकदम मतलब घर की तरह पूछ सकते हैं, कोई भी बात हो, कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन हो। मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप लोग का जो डाउट हो आप पूछिए। एनसीईआरटी की नोट्स बनाने जरूरी है। एक बार मैं चाहूँगी जो भी बोल रहे हैं वो खड़े होकर अपना नाम बताने के बाद अपना क्वेश्चन। My name is Amy Prajapati and I'm pursuing this career for University of Allahabad. So the question what I want to ask you is it necessary to make notes of NCERT or? I will tell you my strategy. नीति ना क्या नाम? रिंकी, पिंकी। Oh, very famous song. Okay. So my strategy was in NCERTs I did not make notes, but what I used to do is I used to read each chapter, and after the chapter there is a set of questions that is given. So I used to write answers of those questions. तो उससे क्या होता था, I used to develop answer writing habit also 20 words में, 40 words में, 50 words में, और notes अलग से बनाने की जगह मैं उसी में अंडरलाइन कर लेती थी और कुछ पॉइंट रखा तो वहीं लिख लेती थी। तो एनसीईआरटी के नोट्स तो मैंने नहीं बनाए थे, बट अदरवाइज अगर आपको लग रहा है कि नोट्स लेनी आपको हेल्प करेंगे तो आप जरूर बनाइए। बट फॉर मी मुझे लगा कि कोई ऐसी चीज़ के नोट्स बनाए जिन्हें अलग से बार बार रिवाइज करना हो। एनसीईआरटी आप एक बार पढ़ लो, साइड में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कर लो, तो उससे भी मेरा रिविजन होगा। इसलिए मैंने सेकंड क्वेश्चन ऑप्शनल, मेरा भी ऑप्शनल ज्योग्राफी ही रहेगा, तो मैम क्या वो ऑप्शनल जो है क्या प्रीलिम्स की प्रिपरेशन को उसी के साथ है कि जो प्रीलिम्स हो उसके बाद स्टार्ट करना है? नहीं, ऑप्शनल की प्रिपरेशन आपको तब करनी, जैसे जब आप तैयारी शुरू करती हैं तब आप मेंस की पढ़ाई करती हैं पहले। जैसे आपको मान लीजिए अगले साल देना है एग्जाम अगस्त, और मैं इस अगस्त में बैठी हूँ, तो मैं 6-7 महीने मेंस की तैयारी करूँगी और इसी दौरान मुझे ऑप्शनल की एक तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स में अगर आप क्वालिफाई कर लेती हैं तो प्रीलिम्स और मेंस के बीच में 3 महीने का समय होता है, उसमें आप ऑप्शनल नहीं पढ़ पाएंगी नए सिरे से, उसमें आप सिर्फ रिवाइज कर पाएंगे जो आपने पहले पढ़ा है। ऑप्शनल आपको प्रीलिम्स देने के पहले एक बार तैयारी करके रख लेना चाहिए अगर समय है। आप लोगों से अच्छी चीज़ है कि 1 to 1 मैम से आप क्वेश्चन पूछ पा रहे हैं। लगभग 500 प्लस बच्चों का मैसेज आना पड़ा है, रिप्लाई नहीं किया गया, उनको टोकन आईडी भेजा गया है। अगर ये सेशन सिविल लाइंस में जहाँ हमारा हेड ऑफिस होता, मैं भी शायद वहाँ 500 प्लस बच्चे होंगे। यहाँ आने के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, थोड़ा सा डिस्टेंस बच्चों को पड़ गया, और मैम को कौन नहीं जानता यहाँ पर, है ना? मैम का नाम ही पूछ लेते, मैम का घर कहाँ है कि नहीं? तो है अचानक से सब सडन प्लान हुआ, है ना? इट्स न्यू ब्रांच के रूप में हुआ कि मैडम का प्लानिंग हुआ कि हम आ रहे हैं 3 से 4 दिन के अंदर, कि अचानक से सब कुछ आप लोगों को भी शायद कल ही पता चला होगा या परसों पता चला होगा ना? आप लोग क्वेश्चन पूछिए, ये इट्स ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि आप लोग 1 to 1 पूछ सकते हैं। आप बताइए। मैं कृष्णा झा, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का छात्र हूँ। मैं पूछना चाहती कि आपकी सफलता का मतलब एक मूल मंत्र बता दीजिए जिस पर हम सभी लोग चले। सफलता का एक जो कृष्णा आपके नाम में, वही मूल मंत्र आप ही के नाम के भगवान ने भगवद गीता में लिखा था, सिर्फ कर्म करिए कर्म करिए कर्म करिए। जो मैंने बोला अगेन, मूल मंत्र सिर्फ यही है जो मुझे लगता है कि अगर एक वर्ड मुझे बोलना हो तो वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब हम सब में पोटेंशियल है, आप सब लोग बहुत बहुत टैलेंटेड और पोटेंशियल में, पर होता क्या 4 दिन बहुत पढ़ा और फिर 4 दिन एकदम फिर बहुत पढ़ा फिर एकदम। तो ये जो हमारा साइन वेव चलता है ना, इसको करके, इसको हटा के हमें थोड़ा सा कंसिस्ट, भले ही हम हर दिन 12-13 घंटे 14 घंटे, कोई नहीं कह रहा पढ़ने को, आप 6-7 घंटे ही पढ़िए, पर हर दिन उसको कंसिस्टेंटली करिए। यूपीएससी में कोई एक चीज़ आपको क्वालिफाई कराएगी या नाम आपको लगेगी, वो सिर्फ कंसिस्टेंसी है, क्योंकि इतने 1-1.5 साल प्रिपरेशन और 1 साल एग्जाम चलता है, प्रीलिम्स में 3 महीने बाद, मेंस में 3-4 महीने बाद इंटरव्यू, तो 1 साल तक तो अपना एग्जाम ही चल रहा है पूरा, और उसके पहले 1 साल की प्रिपरेशन, तो 2-2.5 साल तक कंसिस्टेंसी बना के रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बस कंसिस्टेंसी अगर आप में है तो आप निकाल सकते हैं एग्जाम। My name is Neha Yadav, and ma'am, as you told us that you focus more on analytical understanding, I want to ask you, what was your strategy to develop our analysis power and that analytical thinking? It's a
गुड क्वेश्चन है। नो वन कैन डेवलप एनालिटिकल पावर ओवरनाइट। मतलब आप सोचें कि मैं कोई आर्टिकल पढ़ूं और उसकी बहुत अच्छी एनालिसिस लिखूं तो आप नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल इनसाइट्स ऑन इंडिया करके एक वेबसाइट है जिसको मैं फॉलो करती थी क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए, क्योंकि मेरे पास कोई टीचर या कोई गॉडफादर तो था नहीं कि मेरी कॉपी जांच के वो मुझे बताया कि आपने ये गलत लिखा है, ये सही लिखा है। तो मैं क्वेश्चनों से देखती थी, मैं अपने आंसर लिखती थी, फिर उसी में और बच्चों ने जो मॉडल आंसर लिखे होते तो उससे मैं मिलान करती थी। तो मैं देखती थी उन बच्चों के आंसर बहुत हाई लेवल के होते थे और मेरे बहुत एवरेज या बिलो एवरेज होते थे। तो मुझे लगता था कि इनकी एनालिटिकल पावर इतनी अच्छी कैसे है और मैं तो बहुत एवरेज हूँ। फिर मैं 3-4 महीने सिर्फ लिखती रही और मैंने ओवर टाइम रियलाइज किया कि एनालिसिस अपने आप डेवलप होती है जब आप रेगुलरली उस चीज़ को करते हो। दूसरा, यूपीएससी की कोई भी क्वेश्चन में, मेंस के क्वेश्चन में एक टेल वर्ड होता है। कुछ स्टेटमेंट दे देंगे, फिर लिख देंगे क्रिटिकली एनालाइज, क्रिटिकली कमेंट, इलैबोरेट, इलस्ट्रेट, डिस्कस। तो ये हर टेल वर्ड का एक मतलब होता है। आप ऑनलाइन जाके सर्च करिएगा यूपीएससी टेल वर्ड मीनिंग, तो आपको एक शीट मिलेगी जिसमें आपको बताया जाएगा कि अगर यूपीएससी आपसे पूछ रहा है क्रिटिकली कमेंट, तो उसमें आपको एक पैराग्राफ में पॉजिटिव्स लिखना है, एक पैराग्राफ में नेगेटिव लिखना है, फिर अपना कंक्लूजन लिखना है। क्रिटिकली एनालाइज में कुछ और लिखना है, इलस्ट्रेट में एग्जाम्पल के साथ लिखना है। तो जब आप टेल वर्ड्स का थोड़ा मतलब समझने लगेंगे तो आपको पता होगा कि अच्छा इस आंसर में मुझे क्या लिखना है। तो एनालिटिकल पावर डेवलप करने का 2-3 तरीका है। एक तो कोई भी इशू चल रहा है तो उसका थोड़ा बैकग्राउंड चाहिए। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, क्योंकि अभी इजराइल हमास वॉर चल रहा है तो उसका बैकग्राउंड पढ़िए जाए कि कब शुरू हुआ था, क्या। जब किसी चीज़ का बैकग्राउंड समझ लेते हैं तो आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है उसकी। तो एक बैकग्राउंड समझ लीजिए, अपने आंसर राइटिंग रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहिए, मॉडल आंसर्स को पढ़ते रहिए और लोगों के जो ऑनलाइन आपको अवेलेबल है। अगर 4 दोस्त भी बैठे हैं तो आपका आंसर उसमें आपका बेटर हो, आपका उतना हो, तो एक दूसरे से क्या हम बेटर, अगर आप ग्रुप स्टडीज कर रहे हैं तो। और अगर आप अकेले पढ़ रहे हैं तो आप ऑनलाइन मॉडल आंसर्स देखिए। आपने अगर कोई कोचिंग ज्वाइन की है तो वहाँ अपने टीचर से आप बात करके डिस्कस कर सकते हैं कि और बेटर मैं इसमें क्या करूँ। और किसी भी आंसर को अच्छा बनाने के लिए और भीड़ से अपना आंसर अलग करने के लिए कोशिश करिए कि उसमें आप अपने डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, मैप्स ये बनाइए। एक कहावत है कि अ पिक्चर इज इक्विवेलेंट टू 1000 वर्ड्स। मतलब अगर आप 1000 शब्द लिखती हैं और मैं एक डायग्राम बना देती हूँ तो वो मेरा ज़्यादा अच्छा हो जाएगा आपसे। तो अपने आंसर्स में डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स ये बनाने का धीरे धीरे, जैसे कुछ भी क्वेश्चन आता था मैं सोचती थी मैं इंडिया का मैप बना के दिखा दूँ। एक बार एक क्वेश्चन हमारे ज्योग्राफी में आया था ट्राइब्स ऑफ इंडिया में। मैंने इंडिया का मैप बनाया, अलग अलग स्टेट दिखा दिया, यहाँ ये ट्राइब मिलता है, यहाँ बोडो ट्राइब मिलता है, ये मिलता है। तो मुझे लिखना नहीं पड़ा कि अरुणाचल प्रदेश में ये ट्राइब मिल रहा है, यहाँ ये ट्राइब मिल रहा है, एक मैप में ही दिखा दिया। तो आप कोशिश करिए कि मैप्स और फ्लो चार्ट्स में दिखाएंगे तो आपके एनालिसिस और बेटर रिप्रेजेंट हो पाएगी। Ma'am, you used to read 2 newspapers every day. Yeah. But did you make notes every day of those newspapers? I tried making notes. For example, when I started reading the Hindu and the Indian Express, I used to make notes. In fact, I used to do the cutting of the newspaper and stick it in a register. But then I found that it was a very redundant and a fruitless exercise. It was wasting a part of the मैंने धीरे धीरे सोचा कि यार ये स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी, दिमाग में एक ही चीज़ जा सकती है। मैंने देखा जो मैगजीन मुझे सबसे सही समझ आ रही है वो एक मैगजीन में उठा के वही किसी को रिवाइज करना शुरू। Good morning, ma'am. My name is Sushil. I am here from Jharkhand. And I want to ask you, why did you want to become an IAS officer? Okay, so you are being the interviewer, like मेरे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा था। Because my questions basically come from Jharkhand. Attend this seminar. Oh, that is where exactly in Jharkhand आप कहाँ से आए? Okay, तो it's very good कि आप झारखंड से आए अटेंड करने। Thank you for coming. जैसा मैंने कहा सबका आंसर अलग अलग होगा और why someone wants to become an IAS officer. मेरा अपना आंसर ये था। In fact, on the contrary, my parents did not want कि मैं एक IAS officer बनूँ। मेरी मदर एक डॉक्टर है तो वो बचपन से चाहती थी कि मैं एक डॉक्टर बनूँ और वो अभी तक नाराज रहते हैं कि मैं डॉक्टर नहीं बनूँ। तो मेरा ये खुद का था कि मैं एक IAS ऑफिसर बनूँ, क्योंकि मैं जब 12th में थी तो 12th के रिजल्ट जब मेरे एग्जाम के आए थे बोर्ड के तो मेरे अच्छे मार्क्स आ गए थे 98% और मैं टॉपर्स की लिस्ट में थी। मुझे कहीं बुलाया गया था वो प्राइज़ वगैरह देने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्रोग्राम था, वहाँ कुछ IAS ऑफिसर्स आए थे। तो पहली बार मैंने देखा कि एक IAS ऑफिसर कैसा होता है, क्या काम करता है। उनको मैंने बोलते हुए सुना, ऐसे ही जैसे आप लोग आज मुझे सुन रहे हैं। मैंने उनको सुना, उन्होंने बताया कि हम ऐसे से जाते हैं, जिले में पोस्टेड होते हैं, ये काम करते हैं, जनता की ऐसे सेवा करते हैं। तो मैं उससे पहली बार मुझे समझ आया अच्छा IAS भी कुछ होता है, DM कोई बहुत बड़ी चीज़ होती है, पूरा जिला जो चलाती है और कुछ भी वो चाहें तो कर सकते हैं।
जैसे हम जा रहे हैं, मेरे घर के बाहर की सड़क बहुत खराब थी, मुझे बार बार लगता था कि सड़क खराब है, किससे बोलें, कहाँ जाके कंप्लेन करें कि सड़क ठीक हो जाए, गड्ढे भर जाते हैं पानी। बट मुझे नहीं पता था कि अच्छा कोई एक IAS ऑफिसर होता है जो चाहे तो ये सड़क बनवा सकता है। तो पहली बार मुझे तब समझ आया कि एक IAS ऑफिसर के पास इतनी अथॉरिटी और इतनी पावर होती है कि वो छोटी छोटी चीज़ों में चेंज ला सकता है। हम जो चाहते हैं कि भाई हमारे गाँव का स्कूल अच्छा हो जाए, टीचर आने लगे, गांव में गंदगी ना हो, सफाई वाला आने लगे, तो ये सब चीज़ों की पावर एक IAS ऑफिसर के पास होती है। ये मुझे तब पहली बार समझ आया और मैंने जाना समझा, तो मुझे फाइनली ये समझ आया कि IAS इकलौती एक ऐसी सर्विस है पूरे इंडिया में जो आपको जिस फील्ड में आप चाहें उस फील्ड में आपको काम करने का मौका देती है। मतलब इट गिव्स यू अ प्लेटफॉर्म टू सर्व इन अ मल्टीट्यूड ऑफ वेज। इफ यू बिकम अ डॉक्टर यू कैन सर्व मेडिकली, इफ यू बिकम एन इंजीनियर यू कैन सर्व टेक्नोलॉजिकली, इफ यू बिकम अ टीचर you can serve academically. But if you become an IAS officer, you can serve academically, medically, educationally, in every way you want. If you want, you can serve in the education sector. If you want, you can serve in the social sector. जिस भी सेक्टर में आप चाहें आप सर्विस दे सकते हैं। और इट्स अ वेरी डायनामिक जॉब। मतलब जब मैं SDM गाजिया, जब मैं चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर थी, तो मैं जाके कृषि खेती में भी नए नए इरीगेशन के टेक्निक इन्वॉल्व करा रहे हैं, जाके गांव में शौचालय भी बनवा रहे हैं, स्कूल के टीचर्स को भी डांट रहे हैं कि आप समय से गांव के बच्चों को पढ़ाने नहीं आते हैं, सफाई भी करवा रहे हैं गांव में, बिजली नहीं आ रही बिजली भी दिलवा रहे हैं। तो आप जो चाहें आप वो कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाई आई थॉट दैट इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सर्विस व्हिच गिव्स यू अ मिक्स ऑफ ऑल द अपॉर्चुनिटीज। सो दैट वाज माय आपने कोचिंग ज्वाइन करने से पहले क्या NCERT का पूरा पढ़ लिया था, इन्फॉर्मेशन आपको बन गया था? मैंने ग्रेजुएशन की फर्स्ट ईयर से NCERT पढ़ना शुरू कर दी थी। जैसे आप लोग भी जानते हैं ग्रेजुएशन में इतनी पढ़ाई नहीं होती है, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ही करते रहते हैं यूनिवर्सिटी और कॉलेज में, और सेमेस्टर एग्जाम के एक रात पहले ही पढ़ाई करते हैं जो भी करना होता है। तो जो टाइम होता था, जो बचता था कॉलेज के बाद, वो उस टाइम में NCERT शाम को आके पढ़ती थी। तो मैंने जब कोचिंग ज्वाइन किया था उसके पहले मैंने NCERT पढ़ लिया था 6वीं 7वीं 8वीं का एक बार, पर वो फाउंडेशन में नहीं कहूँगी, वो एक तरह से रिवाइज हो जाता है आपकी चीज़ें। जैसे आप 11th 12th के बाद 10th, जैसे 10th में साइंस बैकग्राउंड थी, तो 11th 12th में मैंने ये नहीं पढ़ा था, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी, तो मैं एकदम आउट ऑफ टच थी। तो ये मेरा एक रिवाइज हो गया था, एक बेसिक फाउंडेशन बन गया था। तो आप कोचिंग ज्वाइन करने के बाद भी पढ़ सकते हैं, आप साथ में NCERT तो आप जब चाहें तब पढ़ सकते हैं, बट पढ़ना ज़रूरी है। NCERT को सिर्फ बच्चों की किताब बोल के छोड़ना नहीं है, उन्हें पढ़ना है, उससे हेल्प मिलती है। मैम जैसे मेरा अटेम्प्ट 2026 में है, तो मेरे पास 2024, 2025 और 2026 में। हाँ। तो क्या अभी मुझे अगर मैं चाहूँ कोचिंग ज्वाइन करना, तो क्या अभी कोचिंग ज्वाइन करना सही होगा या फिर अगली साल? आप कर सकती हैं। आप अभी कोचिंग ज्वाइन करेंगे तो उसका फ़ायदा ये है कि आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे पढ़ना है, और उसके बाद फिर आप अपना खुद पढ़ाई कर सकती हैं। तो मेरा भी जैसे मुझे 2016 में एग्ज़ाम देना था, तो 2012-13 में मुझे आज मैं पहली बार कोचिंग जाके बस बैठ गई थी ऐसे एक सेमिनार में क्या होता है सुनने के लिए, और फिर बहुत सीरियसली मैं कोचिंग नहीं करी थी, बस सुनते थे जाके क्या हो रहा है। तो एक आइडिया के लिए, एक मतलब एक ओरिएंटेशन के लिए आप ज्वाइन कर सकती हैं, ताकि आपको एक दिशा और दशा मिल जाए, डायरेक्शन मिल जाए। Myself Satyavan Supra, and currently I am pursuing my BA third year from Allahabad University. मैम एक मेरा प्रॉब्लम ये है कि मेरा ऑप्शनल फिलोसफी है, और मैम एक मैम मिथ है क्या है डोंट नो कि लोग कहते हैं कि फिलोसफी में नंबरिंग मतलब मार्क्स की स्कोरिंग थोड़ा कम होता है फिलोसफी ऑप्शनल। तो मैम और एक भैया से भी मैं मिला था, वो शायद 5th अटेम्प्ट दे रहे हैं, उनका फिलोसफी ऑप्शनल है और उनका नहीं हुआ है अभी तक। उन्होंने भी मुझसे बोला कि फिलोसफी मतलब थोड़ा सा ऐसा सब्जेक्ट है कि नंबर नहीं मिलते हैं। मैम कैसे अपने ऑप्शन को लेकर स्टिक रहें, क्योंकि आपने फिलोसफी क्यों लिया आप ये बताइए? मैम क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन में फिलोसफी था और मैम मेरा इंटरेस्ट भी है फिलोसफी में। प्रयागराज में मैम सब्जेक्ट एक्सीडेंटली मिल जाता है बच्चों इस वजह से मैंने फिलोसफी लिया, लेकिन मैम थोड़ा सा एक डर रहता है अंदर कि लें या क्विट कर दें, क्योंकि ये होता है कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ ठीक है। और देखिए आपका ये जो डर है ये वाजिब है, क्योंकि ऑप्शनल को लेके सब हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। जैसे आप बता रहे हैं कि कोई अटेम्प्ट दे रहा है तब भी श्योरिटी नहीं, ऑप्शनल को लेके हमेशा ये कंफ्यूजन होता है। पर मेरा इसमें एक ही चीज़ मानना है कि आपने फिलोसफी लिया क्योंकि आपका ग्रेजुएशन ऑप्शनल था, आपका इंटरेस्ट है। आपने क्वेश्चन पेपर्स भी देखे होंगे, आप सवाल बना पा रहे होंगे, कर पा रहे होंगे, काफी ट्राई करते हैं तो हाँ रहता है, हो जाता है। फिर फिलोसफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको एथिक्स इंटीग्रिटी में भी आपकी एक एप्टीट्यूड को डेवलप करने में आपको हेल्प करेगा, और ओवरऑल आपका इंटरेस्ट है, आपको मटेरियल भी मिल जाएगा।
मेरे हिसाब से ये, जैसे मैंने कहा था ना, बहुत सारी भ्रांतियाँ, ये मैंने शुरू में बोला था ना, ये चीज़ की बहरे हो जाना ऐसी भ्रांतियों से कि ये ऑप्शनल अच्छा करा है, ये मीडियम अच्छा करा है, ये ग्रेजुएशन अच्छा करा है। अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आप इस, क्योंकि मेरे समय पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी टॉप 20 में आया था, मतलब मैं मेरी 4th रैंक थी, फिर 18 या 19 रैंक जिसकी थी वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से थी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ऑप्शनल, कोई अच्छा कर रहा है बुरा कर रहा है, आप अपने हिसाब से देखिए। हाँ, ये मैं मानती हूँ कि ये एक ट्रेंड हम एनालाइज करने का हमें रहता है, अर्ज कि कौन सा ऑप्शनल अच्छा कर रहा है। मेरे पहले ज्योग्राफी बहुत अच्छा नहीं कर रहा था, मैंने ज्योग्राफी लिया था क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था और ये सब चीज़ें, और ईरा सिंघल मैम एक थी मेरे पहले जो टॉपिक थे, उन्होंने ज्योग्राफी लिया था, तो मैंने उनसे भी बहुत मैं इंस्पायर हुई कि मैडम ने लिया है तो हम भी लेके ट्राई करें। तो आपको क्या लग रहा है अपने लिए सही, आप उसको लीजिए और आप कुछ मॉक पेपर्स लीजिए। एक बार मॉक पेपर्स ट्राई करिए, जो फिलॉसफी के आपके जो टीचर्स होंगे उनसे थोड़ा चेक कराइए। अगर आपके आंसर राइटिंग और आपका एप्टीट्यूड है तो मुझे लग रहा है फिर आपको उस ऑप्शनल के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हो सकता है उनके लिए कुछ काम ना करो, बट आप अलग हैं उनसे, तो आप अपने हिसाब से। ओके मैम, एक क्वेश्चन और है कि मैम जैसे इस टाइम मोस्टली सबकी प्रॉब्लम है कि मैम सोशल मीडिया से कैसे थोड़ा कट ऑफ हो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। तो मैम की भी होगी मेरे ख्याल से। नहीं, मेरी नहीं थी, मैं थोड़ा सा उन सब चीज़ों दूर ही रही हूँ बचपन से, लेकिन फिर भी आप बैठ जाइए। देखिए, ये जो है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आज जब हम बैठे हैं फेसबुक, एक्स और स्नैपचैट और बहुत सारी चीज़ें, तो ये बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है और ये बहुत पहले से है। इसके लिए आपको मैं एक कहानी सुनाती हूँ जो कि शायद आपको हेल्प करे। जैसे अगर मैं आप लोगों से पूछूं, फैट फॉर्मूला मैंने बताया ना, फोकस, एटीट्यूड, थॉट, तो आप सबको पता है फोकस करना है, फोकस करना है, फोकस करना है, पर अब शत्रुघ्न फोकस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं। तो ये डिस्ट्रैक्शन क्यों होता है? आप लोग बताइए कि अगर हमें सबको पता है कि भाई डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना है, हमें फोकस करना है, फिर भी हम डिस्ट्रैक्टेड क्यों होते हैं? कोई जो भी आपके मन में हो रहा है, मैं आप लोगों से सुनना चाहती हूँ, फिर मैं बताऊँगी मैं क्या सोचती हूँ। मैम वो डिस्ट्रैक्ट हमें करता नहीं, खुद से होते हैं। आप खुद से, बट हम क्यों होते हैं डिस्ट्रैक्ट? एक नोटिफिकेशन आ जाता है, लोगों से जुड़ने का वो होता है कि हम सोशली कितना जुड़े हुए हैं, ये चीज़ होती है। वो भी है, हम लोगों से जुड़े हुए हैं। गुड मॉर्निंग का मैसेज पैशन भी है, ट्रेंड भी है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि डिस्ट्रैक्ट होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि इमीडिएटली आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलता। जैसे बचपन में हम कोई गलती करते थे, मम्मी फटाक से एक चाटा मारती थी, इमीडिएटली चाटा लगता था, हम दोबारा वो गलती नहीं करते थे, चाटा याद रहता था। इसी तरह ऐसा नहीं होता कि हमने फेसबुक पे कुछ चैट कर दिया और इमीडिएटली पापा ने आके थप्पड़ मार दिया, ऐसा तो होता नहीं है। तो हम एक बार मैं फेसबुक चला रहा था, मेरे पापा ने मना किया था। हाँ, और पापा ने देख लिया मैं क्रोम में चला रहा था, पापा ने तुरंत लेकर ईंट से गूंज दिया, तब से मैंने फेसबुक नहीं चला। आपको आंसर मिल गया कि जब इमीडिएट किसी चीज़ का हमें तुरंत वो मिल जाता है, रिजल्ट मिल जाता है, तो हम वो चीज़ से डरते हैं दोबारा करने। मैंने फिर भी नहीं सुधरा है। नहीं किया, तब से नहीं चलाया। तो जैसे कि आप देखते हैं आजकल बहुत किसी पूरा ट्रेंड है, फैशन है, बाहर आप देखते हो। एक एग्जांपल दे रही हूँ, इसको थोड़ा सा ध्यान से सोचेगा, आपको एक पर्सपेक्टिव समझ आएगा हम लोग की ह्यूमन ब्रेन कैसे चलता है। बाहर आप जाएंगे, सामने सड़क पे दुकानें, सिगरेट की पैकेट्स मिलती हैं, तंबाकू की पैकेट मिलती हैं। आप देखते हैं बहुत सारे पढ़े लिखे नए उम्र के हम लोग जैसे बच्चे, लड़के लड़कियाँ सब सिगरेट फूक रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं। जब सिगरेट की पैकेट आप उठाते हो सिगरेट निकालने के लिए, तो उसमें बड़ा बड़ा लिखा रहता है, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, इससे माउथ कैंसर होता है, और वो सड़ा हुआ मुंह की एक फोटो भी बनी रहती है इन्फेक्शन की। अब सोचिए, कोई इंसान पढ़ा लिखा है, होशो आवाज में सिगरेट उठा रहा है, वो देख रहा है और फिर भी वो फूक रहा है, मतलब वो देखते देखते फूक रहा है। वो आदमी को अच्छा, यहाँ भी कोई ऐसा गुटखा खा रहे हैं, मुझे पता है कि गुटखा है, पान मसाले सब। सोचिए, और IAS की प्रिपरेशन भी आप कर रहे हैं, तो नो पेरेंट्स, बिजली की पेरेंट्स। तो बेसिकली ये है कि जब आपको पता है फिर भी आप ये काम करते हो क्योंकि आपका उसको इमीडिएट उसका रिजल्ट नहीं मिलता। जैसे उनके फादर ने तुरंत उठा के पटक दिया। अगर इमेजिन करिए कोई स्मार्ट वॉच ऐसी इन्वेंट हो जाए कल को कि आपने सिगरेट मैन गई, सिगरेट मैंने फूंका और स्मार्ट वॉच बीप 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 करके अलार्म बजाने लगी और उसमें लिखा हुआ आ गया, यू हैव जस्ट रिड्यूस्ड योर लाइफ बाय 5 years, कि आपने एक सिगरेट सुट्टा उड़ाया और आपका 5 साल आपकी उम्र कम हो गई। तो डर लगेगा इंसान को, अपने जीवन तो सबके लिए वैल्यूएबल है, तो आदमी थोड़ा सा रुक जाएगा। इसी प्रकार इमेजिन करिए कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपका कल एक मॉक पेपर है, आप बहुत अच्छे से लगे हुए हैं
और एक नोटिफिकेशन आया, मतलब फेसबुक पे आया, कुछ भी आया, आप थोड़ा सा देखने लगे, रील्स देखने लगे ऊपर, और उसमें आधे घंटे निकल गए रील्स देखते देखते। फिर उसके बाद एक अलार्म बजा, आपने अपने IAS में प्रीलिम्स में 5 नंबर कम कर, ये आधे घंटे की रील्स है, तो डर लगेगा, तुरंत आदमी रख देगा हटा के, क्योंकि तुरंत आपको किसी ने टोक दिया। तो बिकॉज यू डोंट गेट इंस्टेंट रिजल्ट ऑफ योर आउटकम, मतलब इंस्टेंट रिजल्ट ऑफ योर एक्शंस, हमें डर नहीं होता है। अब कोई ऐसे अलार्म तो बजी नहीं है, कोई ऐसी स्मार्ट वॉच भी नहीं है, कोई ऐसे पापा भी नहीं जो पीछे से देखें कि फेसबुक क्रोम पे तो नहीं चला रहे हो। तो इसलिए ये किसको करना पड़ेगा, ये हमें खुद करना पड़ेगा अपने लिए। हमें खुद अपने अंदर ये लाना पड़ेगा कि भाई अगर मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ वो सोशल मीडिया में कर रहा हूँ, या मूवी देखने कर रहा हूँ, या मॉल घूमने के लिए कर रहा हूँ, या सोशलाइजेशन के लिए कर रहा हूँ, तो अल्टीमेटली मैं अपना ही नुकसान कर रहा हूँ, और मैं अपने ही प्रीलिम्स के चांसेस कम कर रहा हूँ, मेंस के चांसेस कम कर रहा हूँ, इंटरव्यू के चांसेस कम कर रहा हूँ। It is said by a Harvard professor that internal motivation is much more exponentially powerful than external motivation. मैं यहाँ खड़े होकर आपको घंटों लेक्चर देके जाऊँ, 1 घंटे 2 घंटे आप बहुत मोटिवेटेड रहेंगे कि IAS बनना है मैम की तरह, लेकिन कल क्या होगा, रोज तो मैं आऊँगी नहीं, परसों क्या होगा, नर्सों क्या होगा, फिर वापस हम उसी ढर्रे पे चले जाते हैं जो हमारा लाइफस्टाइल होता है। क्योंकि कहते हैं मोटिवेशन इज लाइक अ बार, यू नीड वन एवरी डे। जैसे रोज नहाना होता है, रोज खाना होता है, वैसे मोटिवेशन का डोज भी हमें रोज चाहिए होता है। और रोज कोई बाहर या कोई टीचर या कोई खड़ा नहीं होगा आपको बताने के लिए, वो आपके अंदर से आना पड़ता है। और वो अंदर से तब आएगा when you yourself are confident कि भाई मुझे करना। ये डिस्ट्रैक्शन सबके लिए अल्टीमेटली भाई एक स्टैटिस्टिक्स है ना कि 10 लाख बैठते हैं, 1 लाख प्रीलिम्स देते हैं, 10,000 मेंस देते हैं, 3,000 IAS में आते हैं, 90 लोग IAS बनते हैं, 10 लोग यूपी में आते हैं। तो उन 10 लाख में से 10 लोगों में आने के लिए ये क्या आपको डिफरेंशिएट करेगा? यही तो आपको डिफरेंशिएट करेगा कि वो बाकी 9 लाख फेसबुक चला रहे हैं या टाइम वेस्ट कर रहे हैं और आप नहीं कर रहे हैं। तो ये तो आपके अंदर का ये मोटिवेशन है, ये आपके अंदर की पावर है जो आपको जगानी पड़ेगी। यू हैव टू कीप योर सेल्फ, एंड इसमें अगेन ये टेक्निक्स हेल्प करती हैं, योगा, मेडिटेशन, ये अगर आप अपने लाइफस्टाइल में लाते हो तो ये आपको डेफिनेटली हेल्प करती हैं टू फोकस एंड टू कॉन्सेंट्रेट। So ma'am, I have started my preparation from June onwards, but now I'm feeling with the paper and my portion is not completely done. So many of my friends are saying that you can do once attempt the paper, and some are saying by 2 days attempt. So what should I do now? You started your preparation in June. Yeah. Many of the portions are not completed. I'm like modern history and Indian government. When is the exam? May 26. May. ठीक है, okay. So I'll share the same thing what happened with me. Please. So what happens is कि this exam is like, you know, it's everything under the sky. आप कितना भी पढ़ लो, it will never be complete. You will always feel कि this is left, this is left, this is left. So what I will suggest you is, if you are confident enough कि बचे हुए time में you can cover the portions which are left, you should go and give the attempt. There is no perfect time to wait. मतलब आप 1 साल बाद भी यही सेम पोजीशन पे रहेंगे और आपको लगेगा कि अभी इतना बचा हुआ है। आपने अगर एक बार मोटा कवर कर लिया है तो अटेम्प्ट दे देना चाहिए। और मतलब मैं भी नहीं दे रही थी अपना अटेम्प्ट, क्योंकि मुझे भी लग रहा था कि मेरी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है। फिर माय फादर टोल्ड मी कि नहीं, देने में कोई बुराई नहीं है। इफ़ यू गिव 50% चांस आ जाए कि आप फेल करेंगे, 50% चांस है कि आप सक्सीड कर जाएंगे। अगर आप नहीं देंगे तो 100% चांस है कि आप सक्सीड नहीं करेंगे। तो देने में कोई बुराई नहीं, बस आपके जो बचे हुए पोर्शंस हैं वो बचे हुए टाइम में आप एक बार कवर कर लीजिए। माय एडवाइस वुड बी टू गिव, अदरवाइज यू कैन टेक योर ओन कॉल, बट एक बार अगर ठीक ठाक प्रिपरेशन आपको लगती है कि हो गई है तो दे देना चाहिए। अभी टाइम बचा है आपके पास, तो बचे हुए टॉपिक्स आप कर सकते हैं। मैम एक और प्रॉब्लम है कि मेरा मैथ्स इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, एंड सीसैट के लिए मैं यही कहूँगी कि मतलब मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, उसके मैं बायस नहीं साउंड करना चाहती हूँ। सीसैट पेपर टफ कर दिया है ये नो डाउट, बट देन सीसैट में कई पोर्शंस होते हैं, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, मैथमेटिक्स, एनालिसिस, रीजनिंग, एप्लीकेबल वाले क्वेश्चंस होते हैं जो रीजनिंग एनालिटिकल क्वेश्चंस। तो एक बार आप पिछले सालों के पेपर्स के साथ साथ देखिए, अगर आपको मैथ्स के क्वेश्चंस टफ लग रहे हैं, जो मैथ्स बैकग्राउंड के लिए उसको लगेगा, तो आप देखिए कि आप इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में या फिर आप रीजनिंग वाले क्वेश्चंस में, उनमें अगर आपका होल्ड ज़्यादा है तो उनको ज़्यादा प्रैक्टिस करिए।
और सीसैट में इतना एम लगा लीजिए कि भाई मुझे किसी तरह 33% से ऊपर लाना है बस। और मैंने एक जो नोट्स अपने बनाए थे उसमें मैंने इंडिया के साथ बायलैटरल रिलेशन हर कंट्री का स्टडी किया था, फिर जो बेसिकली नेटो और इन सभी हिस्ट्री वगैरह पढ़ा था। तो मैंने कोई ऐसा बुक नहीं पढ़ी थी, मैंने ऑनलाइन सोर्सेज यूज किए थे और वर्ल्ड फोकस एक मैगजीन आती थी, उसको मैं पढ़ती थी थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए। मैम इनका क्लास से क्या बच्चों का हाँ बच्चों को प्रयागराज में थोड़ा सा मिथ टाइप की चीज़ें हैं। अच्छा कि सुन लेते हैं। हाँ सुनना से सुन सीनियर से कुछ भी बोल देंगे। मैंने पहले ही लोगों को बताया उसके लिए बहरा होना पड़ेगा आपको। मतलब ये चीज़ है, जैसे उन्होंने वो डिमोटिवेट हो गए कि एक हमारे सीनियर ने 5 बार दिया अटेम्प्ट और वो नहीं हुए। मेरे पहले ज्योग्राफी ऑप्शन बहुत खराब कर रहा था। 2000 आप उठा के देख लीजिएगा अगर आपको गूगल पे 2017 के पहले ज्योग्राफी के रिजल्ट्स ही नहीं आ रहे थे 2-3 साल से। और बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला था ज्योग्राफी ऑप्शन बहुत बड़ा होता है, टफ होता है, मत लो। मेरा नहीं, और मेरा कोई बैकग्राउंड में नहीं था ज्योग्राफी का, मैंने 10वीं के बाद ज्योग्राफी देखी भी नहीं। पर मेरा लेने का सिर्फ एक कारण था कि मुझे अच्छा लगता था और मुझे और मटेरियल मिल गया था और मुझे मैथ्स वगैरह बनाने में इंटरेस्ट था। तो बहुत सारे लोग होंगे, और मैं ये भी नहीं कह रही वो गलत बोल रहे होंगे आपको, पर आपको अल्टीमेटली खुद का कल आप IAS ऑफिसर बन के DM की कुर्सी पे बैठेंगे, पूरे 20 लाख की जनसंख्या जो जनपद में होगी तो बहुत सारी चीजें आपको बोलेंगी, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होंगे, पर डिसीजन तो आपका होगा, साइन तो आपका होगा। तो आप उसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जिसमें आपका डिसीजन इंपॉर्टेंट है, आपकी डिसीजन टेकिंग एबिलिटी इंपॉर्टेंट है। तो सुनो सबकी, पर करो वही जो आपको ठीक लग रहा है अपने लिए। यही आपको प्रिपेयर कर रहा है एक अच्छा स्ट्रॉन्ग IAS ऑफिसर बनाने के। पॉलिटिकल प्रेशर्स आएंगे और तरह के प्रेशर्स आएंगे, बट अल्टीमेटली आप करेंगे वही जो आपको सही लगता है। कभी टाइम होगा तो मैं कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगी कि जब आप SDM की चेयर पे बैठते हो तो कितने तरह के प्रेशर्स आते हैं, तो आपको किस तरीके से निकल के अपना स्टैंड लेना पड़ता है। इसीलिए इस एग्जाम में भी आप सुनिए सबकी, पर अपना स्टैंड आप लीजिए जो आपको सही लग रहा है, और आपसे बेटर जज आप खुद के लिए कोई और नहीं। यही मुझे कहना था। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। 2 मिनट रुकिएगा, अगर आप होल्ड कर सकते हैं। मैम दोबारा भी आएंगे, ऐसा नहीं है ना।